अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना SOC 101 का लेसन नंबर 32 करेंगे। लेसन नंबर 32 में पहले मैं आप लोगों को PPTs में से सारी चीज़ें जो है ना मैं क्लियर करवा दूंगी। बहुत सारी इसमें बात इसमें एक ही है, उसी को उन्होंने बार बार रिपीट किया हुआ है। और जो हैंड आउट्स हैं ना, उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट है। तो जस्ट जो इम्पोर्टेंट होगी मैं सिर्फ आप लोगों को वही पढ़ाऊँगी और आपने जस्ट वही करनी है, ठीक है। कंसेप्ट बस ये होता है कि आप लोगों का बिल्ड होना चाहिए। हैंड आउट में इतनी लंबी लंबी वो कहानियाँ उन्होंने लिखी हुई होती हैं, वो आप लोगों के पेपर में नहीं आती हैं। आप लोगों के पेपर में कॉन्सेप्चुअल पेपर आता है, आप लोगों को भी पता है। तो हम लोग चलते हैं अपने आज लेक्चर की तरफ। वीडियो को अंत तक देखिएगा, अपने स्किप नहीं करनी हो, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रिलीजन एंड सोसाइटी, पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं और उसके जो 3 पर्सपेक्टिव्स हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव कहते हैं कि जो रिलीजन है ये एक ऐसा सोशल कॉन्स्टिट्यूशन है जिसकी मदद से सोसाइटी में सोशल ऑर्डर आता है और कोहिजन आती है। तमाम लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, उनके अंदर यूनिटी क्रिएट होती है। कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव ये कहते हैं कि रिलीजन एक ऐसा टूल है, यानी कि एक रिलीजन एक मज़हब एक ऐसी चीज़ है जिससे क्या होता है कि जो डोमिनेंट ग्रुप्स होता है ना, वो इसको हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं और अपनी पावर को मेंटेन रखने के लिए रिलीजन का यानी कि मज़हब का सहारा वो लेते हैं। और जितने भी मातहत जो छोटे ग्रुप्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी मज़हब का ही सहारा लेते हैं। इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव फोकस करते हैं कि किस तरह से लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। एक रिलीजन एक मज़हब के लोग आपस में एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं और रिलीजन हमारे बिलीव्स को और बिहेवियर्स को कैसे शेप आउट करता है। एग्जांपल्स के अगर हम लोग बात करें फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के, अगर हम लोग देखें तो सालाना जो लोग हज अदा करने के लिए जाते हैं मक्का, तो ये हमारे यहाँ ये होता है कि ये एक बहुत ही मजहबी फरीज़ा समझा जाता है पाकिस्तान के अंदर। और हज एक ऐसी चीज़ है कि जिसके थ्रू लोग आपस में एक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग इकट्ठे होते हैं और उनके दरमियान एक यूनिटी क्रिएट होती है। तो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव की हमें मिसाल ये एक मिलती है। कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की हमें ये मिसाल मिलती है कि हमारे मुल्क के अंदर जितनी भी फ़िरका वारियत है, जितना भी ये जो वायलेंस वगैरह होता है ना, फ़िरके के नाम पे जितने भी झगड़े लड़ाइयाँ होते हैं, शिया और सुन्नी जो हैं मुस्लिम्स पाकिस्तान के अंदर, उनके दरमियान जितने भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ये हमें कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव इसके बारे में हमें बताता है कि रिलीजन की वजह से ये कन्फ्लिक्ट होते हैं और ये सारी डिविजन्स वगैरह होती हैं। और इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव की अगर बात करें तो हमारे यहाँ लोग किस तरह से इस्लाम को प्रैक्टिस करते हैं, ये डिपेंड करता है इंसान के अपने क्या बिलीव्स हैं, लोग खुद किस तरह से रिलीजन को इंटरप्रेट करते हैं, लोगों के अपने कंसेप्ट्स क्या हैं रिलीजन के बारे में, उनका अकीदा क्या है। और इससे लोग फिर क्या करते हैं कि हमारी कंट्री में क्योंकि लोगों की डिफरेंट सोच होती है रिलीजन के बारे में और वो डिफरेंट तरीके से अपने कल्चर को एक्सप्रेस करते हैं। अब हम लोग थोड़ा बारी बारी डिटेल में जाके इन सारे पर्सपेक्टिव्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग रिलीजन के बारे में फंक्शनलिज्म को देखते हैं। फंक्शनलिज्म यही कहते हैं कि मज़हब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे सोशल ऑर्डर आता है, हमारी सोसाइटी स्टेबल होती है, इंसानों को इखलाकियात सिखाता है, जीने का क्या मकसद है ये इंसान को बताता है। और ये सारी चीज़ें हमें जो भी एक कंसेप्ट होते हैं, इवन कि हमें मज़हब हमारा तालीम भी देता है, हमें ये भी सिखाता है, कल्चर भी हमें देता है। तो हमारे यहाँ जितने भी मजहबी इदारे होते हैं और जितने भी मजहबी काम हो रहे होते हैं, इससे हमारी सोसाइटी के अंदर एक शेयर्ड वैल्यूज़ यानी तमाम लोगों की एक जैसी ही वैल्यूज़ और तमाम लोगों का एक जैसा ही अकीदा बिल्ड हो जाता है। मज़हब हम तमाम लोगों को एक सेंस प्रोवाइड करता है कि आपस में जितने भी मुसलमान हैं उनका आपस में कोई ताल्लुक़ है, एक ही कम्युनिटी है, एक उम्मत है। और इससे क्या होता है कि सोशल इंटीग्रेशन ज़्यादा बढ़ती है। हमारे यहाँ जितने भी मजहबी इदारे हैं वो एक पूरा एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं कि हमने इखलाकी तौर पे और जो इखलाकी तौर पे हम फैसला कैसे लेना है मज़हब को मद्देनज़र रखते हुए। पहले कोई भी चीज़ है जिसके बारे में हमने डिसाइड करना है तो आप लोग मज़हब की एक जो है ना वो आईने से उसको देखें कि वो कौन सी चीज़ इसमें से ठीक होगी। पाकिस्तान में जो हम लोग एग्जांपल्स की बात करते हैं तो फंक्शनलिज्म वाले ये कहते हैं कि अगर हम लोग ज़कात की एग्जांपल लें तो ज़कात कितना अच्छा रोल प्ले करती है हमारी सोसाइटी के अंदर, सपोर्ट करती है ज़रूरतमंदों को और इससे सोशल वेलफेयर प्रमोट होती है। इसी तरह से जितने भी रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं जैसे ईद उल अज़हा, ईद उल फितर वगैरह, इससे लोगों को एक दूसरे के करीब आने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। लोग आपस में घुलते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे के साथ अपने कल्चर वैल्यूज़ को शेयर करते हैं, प्रैक्टिसेस को शेयर करते हैं। और उसके बाद आगे कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को अगर हम लोग डिटेल से देखें तो वो ये कहते हैं कि मज़हब
मुख्तलिफ ग्रुप्स के दरमियान एक कन्फ्लिक्ट का बायस बनता है, डिवीज़न का बायस बनता है। लोग क्या करते हैं कि हर मुख्तलिफ लोगों के मज़हब के बारे में मुख्तलिफ बिलीफ होते हैं और वो अपने बिलीफ के लिए, अपने अकायद के लिए दूसरों से मुकाबला करते रहते हैं। हर वक्त जो है ना वो एक झगड़े वगैरह चलते रहते हैं। मजहबी जो इदारे होते हैं वो सोशल इनइक्वालिटीज़ को प्रोमोट करते हैं। प्रोमोट किस तरह से करते हैं कि हर जो भी मजहबी इदारा होते हैं ना वो किसी स्पेसिफिक फ़िरके के से रिलेटेड ही होते हैं। तो वो ख़ुद एक इदारा, एक मदरसा जिस डोमिनेंट ग्रुप को फेवर कर रहा है वो सेम वही बिलीव्स और वही प्रैक्टिसेस अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाएगा। कन्फ्लिक्ट यही कहते हैं कि कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वाले यही कहते हैं कि झगड़ा तब होता है जब मुख्तलिफ़ किस्म के ये जो मजहबी इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना ये अपने बिलीव्स ऐसे लोगों के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं जो कि उनके बिलीव्स को नहीं मान रहे होते, अपनी बात मनवाते रहते हैं और इस तरह से फिर बहस बढ़ती बढ़ती एक झगड़े में कन्वर्ट हो जाती है। मजहबी जितनी भी यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स वगैरह होती हैं वो इसी वजह से होती हैं कि हर इंसान और हर ग्रुप अपने ही बिलीफ को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। और दूसरी बात ये कि कभी कभार ऐसा भी होता है हमारे यहाँ कि मज़हब को सहारा लेके वायलेंस और मुख्तलिफ़ किस्म की जो तफरीक की जाती है दूसरों के साथ उसको जस्टिफाई करने के लिए भी मज़हब का ही सहारा लिया जाता है। इसमें अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल देख लें, बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है हमारे यहाँ फ़िरके की बेस पे जो भी वायलेंस होता है सुन्नी और शिया मुसलमानों के दरमियान, जो भी कन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं वो अपने बिलीव्स को ही प्रमोट करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये हमें एक कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की एग्जांपल देखने को मिलती है। रिलीजन का ये भी रोल होता है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो लीगल सिस्टम है उसको भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि हमारे पाकिस्तान का जो कानूनी निज़ाम है वो उसकी वजह से भी सोशल इनइक्वालिटीज़ होती हैं। ख़ास तौर पे हमारे जो कानूनी निज़ाम है इसमें जो मजहबी अक़लियतें हैं उनको ठीक तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता। और उसके बाद ब्लास्फेमी लाज यानी कि तौहीन से रिलेटेड जितने भी लाज हैं ना उनका कुछ लोग गलत इस्तेमाल भी करते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कत्ल कर दिया जाता है और उसकी जस्टिफिकेशन ये दे दी जाती है कि भाई इस बंदे ने जो है ना वो तौहीन की थी, हमने इसलिए इसको कत्ल किया है। और वाकई और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जिस बंदे पे एक कत्ल का एक इल्ज़ाम लग गया तो उसको जब कत्ल कर दिया जाता है क्योंकि ये हमारे लॉ में मौजूद है तो इससे भी मुल्क के अंदर कन्फ्लिक्ट और वायलेंस क्रिएट होता है। अगर हम लोग इंटरेक्शनिज्म की बात करते हैं, वो सोशल चेंज की जो बात करते हैं, इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव जोर देते हैं कि इंडिविजुअल्स का जो भी रोल होता है और इंडिविजुअल्स कैसे किसी भी रिलीजन को इंटरप्रेट करते हैं, कैसे रिलीजन को यूज़ करके सोसाइटी में चेंज लेके आते हैं। मजहबी जितने भी बिलीफ हमारे यहाँ मजहबी जितने भी काम होते हैं ये वक्त के साथ साथ कुछ चेंज भी होते रहते हैं और ये चेंज इस वजह से होते हैं क्योंकि इंसान के तजुर्बात चेंज होते रहते हैं, इंसान नई चीज़ें एक्सपीरियंस करता है, आपस में सोसाइटी में दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है, तो बहुत सारे बिलीव्स हमारे चेंज भी होते हैं। मजहबी इदारे ये वो जगह हैं कि जहाँ पे अगर ये वेलकम करें न्यू आइडियाज़ को, न्यू इंटरप्रिटेशंस को, तो हमारी सोसाइटी में एक चेंज आ सकता है। रिलीजन एक इंस्पायरेशन का भी एक सोर्स है, हमें मोटिवेट भी करता है बहुत सारी सोशल मूवमेंट्स के लिए और एक्टिविज़म के लिए। हमारे यहाँ जो इस्लामिक फेमिनिज़म है, अगर हम लोग इस्लाम की मदद से हम अगर औरत का एक रोल देखें तो इससे जो पहले जो रवायती जो जेंडर रोल्स होते थे ज़माने जाहिलियत में, जिस तरह से औरत को ट्रीट किया जाता था, तो वो किस तरह से वो एक पूरा पर्सपेक्टिव उनका वो चेंज हुआ, कैसे औरत के बारे में एक सोच को बदल के रख दिया गया। और इसके बाद ये भी है कि हमें इस्लाम पोटेंशियल्स भी सारे दिखाता है कि किस तरह से मुख्तलिफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक सोशल चेंज कैसे ला सकते हैं। कि इस्लाम जो होता है ना वो कभी भी तंग नज़र नहीं रहता, कभी भी तंग नज़र है ही नहीं, कभी था ही नहीं। इवन के अगर देखा जाए ना तो बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, वो क्यों डेवलप्ड हैं, उन्होंने हमारे इस्लाम के रूल्स को इम्प्लीमेंट किया। हम लोग मुसलमान पीछे हैं, वो अल्लामा इकबाल ने भी तो सारी ज़िंदगी यही उन्होंने कहा है, शिकवा और जवाब शिकवा पढ़े ना तो आप लोगों को पता चले किस लेवल की वो पोइट्री है। इंशाल्लाह वीडियोस में बनाऊंगी शिकवा और जवाब शिकवा के ऊपर, उनके साथ में तशरीह करवाऊंगी, उसमें साइकोलॉजी, साथ में इस्लाम, साथ में पोइट्री, साथ में सोसाइटी, सारे चीज़ों का पर्सपेक्टिव आप लोगों को मैं एक एक शेयर में मैं बताया करूँगी। इंशाल्लाह एक एक लेक्चर पूरे एक एक शेयर में मैं बनाया करूँगी। टाइम मैनेजमेंट है ज़रा तो जो है ना वो भी फिर आप लोगों को लेक्चर्स मिलेंगे, आप लोगों को पता चलेगा। अच्छा, सूफीज़म का अगर हम लोग इन्फ्लुएंस देखें, पाकिस्तान में अब इस्लाम में सूफीज़म का भी कंसेप्ट है।
तो सूफीज़म हमें यही कहती है कि आपको जो डिफरेंट मजहबी जितने भी बिलीफ्स होते हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं, उसको बर्दाश्त करना चाहिए। रिलीजियस जो भी लीडर्स होते हैं, मजहबी जितने भी स्कॉलर्स होते हैं, उनका रोल यही होता है, वो भी यही कहते हैं कि पुरअमन तरीके से मसाइल को हल करना चाहिए, एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए, और इससे हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो मज़हब है, इसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि ये सोशल चेंज को और कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। हमारा मज़हब ये नहीं कहता कि दूसरों के ऊपर आप अपने अकीदे को इम्प्लीमेंट करें। हमारा मज़हब हमें कोऑपरेशन की दावत देता है। अच्छा, जब रिलीजन और जब कल्चर आपस में कन्फ्लिक्ट, यानी कि दोनों का आपस में क्लैश हो जाए, जो चीज़ रिलीजन में ठीक है वो कल्चर में नहीं ठीक, और जो चीज़ कल्चर में ठीक है वो रिलीजन में नहीं ठीक, फिर क्या होता है? कन्फ्लिक्ट वहाँ होता है जब कोई रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ के साथ क्लैश करती हैं, मैच नहीं हो रही होती। बहुत सारे मजहबी इदारे हैं जो कि जब कल्चर में कोई शिफ्ट होता है, यानी कि कल्चर में अगर कोई चेंजेस लाने की कोशिश की जाए तो वो रेसिस्ट करते हैं, वो चेंजेस नहीं आने देते, जिसकी वजह से कल्चर में और रिलीजन में एक टेंशन और कन्फ्लिक्ट क्रिएट होती है। बहुत सारी ऐसी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जो कि हमारे रिलीजियस बिलीव्स के खिलाफ हैं, उसके साथ वो मैच नहीं करती, इस वजह से भी सोसाइटी में टेंशन और कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। हाँ, ये है कि कॉम्प्रोमाइज़ करने से, नेगोशिएशन करने से इस तरह के जितने भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं रिलीजन और कल्चर के दरमियान, ये सॉल्व हो सकते हैं। अगर हम लोग इसकी एग्जांपल देखें पाकिस्तान में, अब अरेंज मैरिजेस, ये कुछ ऐसे पाकिस्तान के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे जस्ट अरेंज मैरिजेस किया जाता है। पसंद की शादी जो है ना, उसको एक गुनाह समझा जाता है, बहुत गलत समझा जाता है। हालांकि ये चीज़ हमारे इस्लामिक प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ है। ये वाला कल्चर, हमारा इस्लामिक प्रिंसिपल फ्री चॉइस देता है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इंसान शादी कर सकता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो रिलीजियस और कल्चरल नॉर्म्स में एक टेंशन है, एक कन्फ्लिक्ट है। जहेज़, ये भी एक रवायती, ये भी एक कल्चरल प्रैक्टिस है ना, हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, हमारा दीन मना करता है जहेज से। तो ये भी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कल्चर और रिलीजियस बिलीव्स में कन्फ्लिक्ट है। वैलेंटाइंस डे की सेलिब्रेशन, इसको भी देखा जाए, ये वो कल्चर है जो कि हमने वेस्ट से लिया है। तो हमारा अपना जो ट्रेडिशनल इस्लामिक वैल्यूज़ है पाकिस्तान की, वो इस चीज़ को बिल्कुल भी प्रोमोट नहीं करती। तो इससे भी एक तनाज़ा शुरू हो जाता है और एक बहस जो है ना वो शुरू हो जाती है। अब हम लोग थोड़ा इधर अपने हैंड आउट की तरफ चलते हैं। इसमें जो शुरू में जो 3 पर्सपेक्टिव्स बताए हुए हैं, ये मैं आप लोगों को नहीं करवाऊंगी, ये हो चुका है हमारे PPTs में। अच्छा, रिलीजन और फंक्शनलिज्म की सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले दुरखेम थे जिन्होंने ये बताया था कि रिलीजन जो है ना उसका क्या रोल होता है। रिलीजन को ये पता था कि जितना भी मॉडर्न वर्ल्ड है, ठीक है, ये दुनियावी हो चुका है, ठीक है, दुनियावी चीज़ों की पीछे ही लोग भागते हैं, रिलीजन को बिल्कुल एक साइड पे कर दिया गया है। लेकिन दुरखेम का ये बिलीफ था कि रिलीजन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और हर तरह की सोसाइटीज़ में रिलीजन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इवन के बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो कि रिलीजन को भी लेके चल रही हैं, या फिर कुछ ऐसी सोसाइटीज़ है कि जो रिलीजन की मुख्तलिफ चीज़ों को एक दुनियावी फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको लेके चल रही है। तो देखा जाए तो रिलीजन के ख़िलाफ़ कोई भी सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। दुरखेम ने रिलीजन के बारे में बड़ा पुराने जितने भी रिलीजन थे उनको उन्होंने स्टडी किया था, और इन्होंने यही कहा था कि रिलीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तो सोशल बेनिफिट्स भी होते हैं, ओवरऑल हमारी सोसाइटी को भी बहुत फ़ायदा होता है और किसी भी इंसान को भी बहुत फ़ायदा होता है। अब सोसाइटी को अगर देखा जाए तो सोसाइटल कोहेजन क्रिएट होती है, शेयर्ड नॉर्म्स पैदा होती हैं, सिंबल्स, रिचुअल्स, सारे लोग मिल मिला के आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे को प्रमोट करते हैं, एक दूसरे को जैसे हमारा मज़हब है तो एक दूसरे को सपोर्ट करने की दावत देते हैं, तो लोग एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम लोग साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बात करें तो हमारा मज़हब हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। जब कभी हम लोग परेशान होते हैं, हमें मज़हब बताता है, हमें दीन सिखाता है कि आप लोग कैसे किसी परेशानियों से निकल सकते हैं। जो दुआ है इससे भी इंसान को एक कंफर्ट मिलता है, एक नफसियाती तौर पे उसको सुकून मिलता है। तो ये देखा जाए तो लोगों के लिए भी और कम्युनिटीज़ के लिए भी फंक्शन बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहा है। तो ये फंक्शनलिज्म वाले जो है ना वो यही बात जो है वो करते हैं। तो मज़ीद इसकी एग्जाम्पल्स हम लोग PPTs में देख चुके हैं। आगे कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स और दूसरे जो 19वीं सदी के जितने भी जर्मन सोशल थ्योरिस्ट थे उनका ये बिलीव था कि हमारी दुनिया तब बेहतर होती जब रिलीजन ना होता। उनकी सोच के मुताबिक रिलीजन को जो बड़े लोग हैं, जो पावरफुल ग्रुप्स होते हैं और जो वेल्दी यानी कि अमीर लोग होते हैं, इसको एक हथियार की तरह यूज़ करते हैं और ये अपनी पोजीशंस को मेंटेन करने के लिए और दूसरों के ऊपर जुल्म करने के लिए मज़हब का सहारा लेते हैं। कार्ल मार्क्स ने रिलीजन को देखा था कि मार्क्स ये कहते थे
कि होता है ना कि रिलीजन हमें ये कहता है सब्र का जैसे दर्स देता है, ठीक है। तो हमारी सोसाइटी में जितनी भी इनइक्वालिटीज़ हो रही थी उसकी वजह से गुर्बत होती है, लेकिन मज़हब गरीब लोगों को ये कह के चुप करवा देता है कि ये सब कुछ आपको जो इस दुनिया में गरीब हैं तो सब कुछ उसको अगली दुनिया में मिलेगा। तो फिर ये कार्ल मार्क्स जो थे वो यही बात कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में अब तक रेवोल्यूशन आ चुकी होती अगर लोगों के पास ये दर्स ना होता, क्योंकि उनको पता होता कि सिर्फ यही दुनिया है तो वो यहाँ पे अपने हकूक हासिल करने के लिए पावरफुल लोगों से लड़ते। लेकिन अब लोग उन पे जुल्म हो भी रहा होता है तो वो जुल्म के खिलाफ खड़े नहीं होते, वो चुप करके बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो मजहब की इस बात के ऊपर बैठे हुए हैं कि हमें अगली दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स वाले जो है ना वो ये कहते हैं। उसके बाद मार्क्स मजीद ये भी कहते हैं कि किसी भी सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर माशी एक बुनियाद का बहुत बड़ा अफेक्ट होता है, ये एक बेसिक फैक्टर होता है। और बहुत सारे जो डोमिनेटिंग क्लास हैं वो मज़हब का ही सहारा लेके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर वो कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद वो ये कहते हैं कि रिलीजन जहाँ देखा जाए तो वो कोहिजन को प्रमोट तो करता है और बेनिफिट तो देता है, लेकिन ये पूरी की पूरी सोसाइटीज़ को बेनिफिट नहीं देता, सिर्फ जो पावरफुल लोग होते हैं उनको ये बेनिफिट देता है। या फिर रिलीजन वहाँ पे कोहिजन प्रमोट करता है जो कि छोटी सोसाइटीज़ होते हैं, जो होमोजीनस सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होती। लेकिन जो स्ट्रेटिफाइड सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पे रिलीजन जो होता है ना वो इक्वालिटीज़ फ्राहम वहाँ पे नहीं करता। कन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट ने ये मार्क्स का जो आइडिया था वही इन्होंने डेवलप किया था। वो ये कहते हैं कि जो सब ऑर्डिनेट ग्रुप्स होते हैं वो रिलीजियस बिलीव्स को ही यूज़ करके तो वो चुप हो जाते हैं। अगर ये रिलीजियस बिलीव्स ना होते तो वो अपनी ताकत के हसूल के लिए कोशिश करते और ये सब कुछ बाकी हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं अपनी उसमें जो है ना PPTs में। उसके बाद जो ड्वाइट बिलिंग्स हैं वो ये कहते हैं कि देखा जाए तो रिलीजन का एक रोल होता है लेबर डिस्प्यूट्स में। टेक्सटाइल वर्कर्स और कोल माइनर की उन्होंने एग्जांपल दी थी रूरल साउथ एरिया में, रूरल साउथ में दूसरी पहली जंग अजीम के बाद, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। वो ये कहते हैं कि कुछ लोग रिलीजन को डिस्प्यूट्स को हल कराने के लिए यूज़ करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नहीं इसको यूज़ करते। वो ये एग्जांपल देते हैं कि जो पादरी है ना उन्होंने क्या किया था कि मिल के जो लेबर्स थे उनका तो उन्होंने जो है ना वो साथ दिया था, लेकिन जो कोल के लेबर्स उनको उन्होंने साथ नहीं दिया था। तो रिलीजन का हम लोग कह सकते हैं कि ये 2 फेसेस हैं इसके। कुछ लोग तो इसको यूज़ करते हैं इक्वालिटीज़ के लिए और कुछ लोग इसको इक्वालिटीज़ के लिए यूज़ नहीं करते बल्कि इसको ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पे वैसे इन्होंने एक थोड़ी सी कहानी छोड़ी थी तो हम अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं करेंगे। उसके बाद रिलीजन और इंट्रैक्शनिज्म, ये सेम वही चीज़ें जो मैं आप लोगों को ऊपर पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ पे हम लोग ने अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। आगे हम लोग चलते हैं। ये जब रिलीजन और कल्चर कन्फ्लिक्ट इनका आपस में हो जाता है, PPTs में तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि रिलीजन और कल्चर का आपस में कन्फ्लिक्ट होता कैसे है, ठीक है। अब हम लोग उसका इफेक्ट क्या होता है ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसका हल क्या है। पहला ऑप्शन तो ये होता है कि बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं कि जो डोमिनेंट कल्चर होता है ना उसको वो रिजेक्ट कर देती हैं, और जो रिलीजियस फॉलोअर्स होते हैं वो ये जब रिलीजियस फॉलोअर्स ये देखते हैं ना कि ऐसा कल्चर आ गया है जो कि हमारे रिलीजन के साथ जो है ना वो मैच नहीं कर रहा, तो वो फॉलोअर्स क्या करते हैं कि उस डोमिनेंट कल्चर को बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं और अलग होके खुद अपने मजहब को ही वो फॉलो करते रहते हैं, अलग से अपनी एक दुनिया बना लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, एमिश के रहने वाले लोग ऐसे थे कि जब टीवी टेलीविज़न और ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आई थी ना तो वो ये कहते थे कि इससे फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी और मर्द और औरतों के जितने भी ट्रेडिशनल रोल्स हैं ना वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया था कि वो एक छोटे से गांव, छोटा सा उन्होंने अलग अपना गांव बना लिया था। वहाँ पे हालांकि इलेक्ट्रिसिटी की सहूलत थी लेकिन वो अपने घरों को फिर भी लैंप्स के थ्रू यानी कि चिरागों के थ्रू ही उसको रोशन किया करते थे। जैसे उनके आबाओ अजदाद के जो ड्रेसिंग स्टाइल्स थे उन्हीं को वो कॉपी किया करते थे, जर्मन बोला करते थे घर में भी और चर्चिज़ में भी। और उन्होंने रेडियो टेलीविज़न की और ये जो व्हीकल्स वगैरह जो इंट्रोड्यूस हुए थे इसकी वो मुखालफत किया करते थे। इवन के जब वो शहरों में जाते थे, टाउन्स में वो शॉपिंग करने के लिए जाते थे तो भी वो घोड़ों पे जाते थे, वो व्हीकल्स को भी यूज़ नहीं करते थे, ठीक है। और यही वजह है कि जब भी वो नज़र आते थे ना दूसरे लोगों के दरमियान तो वो बिल्कुल अलग नज़र आते थे अपने बात करने के अंदाज से, क्लॉथिंग से। तो ये एक फर्स्ट ऑप्शन तो यही होता है कि अगर आप लोग किसी कल्चर को अडॉप्ट नहीं करना चाहते तो आप लोग उसको अडॉप्ट ना करें, आप लोग अलग से जो आप लोगों का मजहब कहता है आप लोग उसको फॉलो करते रहें।
सेकंड जो ऑप्शन है वहाँ पे ये है कि सिंपली कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं ना, यानी कि कोई कल्चर जो है, जो प्रीवेलिंग कल्चर, आप लोगों को पता है कि जो कल्चर जो फैलता चला जा रहा है, उसके कुछ एलिमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है और कुछ को जो है ना वो अडॉप्ट कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें हमारे पाकिस्तान के कल्चर की बात करें, वेस्टर्न कल्चर के ऊपर बड़ी तनकीद की जाती है कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग वीमेंस के ड्रेसिंग की बात करें, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जिस तरह की वीमेंस की ड्रेसिंग होती है वो यहाँ पे नहीं है, वो हो भी नहीं सकती जितनी वो ड्रेसिंग बुरी होती है। लेकिन अगर हम लोग देखा जाए, अब ये वेस्ट का कल्चर है, हमने इसको तो रिजेक्ट किया हुआ है, लेकिन वेस्ट के कल्चर के मुख्तलिफ स्पेसिफिक एलिमेंट्स को हमने अडॉप्ट भी किया हुआ है। सिनेमा हाउसेस, मूवीज़ देखने जाना, डांस, ये सब कुछ क्या है, ये वेस्ट का कल्चर है ना, ये क्लब्स वगैरह वो हमने अडॉप्ट कर लिए, लेकिन स्पेसिफिक एलिमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया। तो ये भी सेकंड पैटर्न होता है, कोई भी सोसाइटी प्रीवेलिंग कल्चर में से कोई एक कुछ एलिमेंट्स को रिजेक्ट कर लेती है, कुछ एलिमेंट्स को एक्सेप्ट कर लेती है। तीसरा एक और तरीका ये भी होता है कि जब सोसाइटी, पूरी की पूरी सोसाइटी किसी एक मजहबी ग्रुप को डिसअप्रूव कर देती है तो उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है। यहाँ पे अगर देखा जाए, ये बहुत सारी सोसाइटीज़ में ऐसा होता है कि जहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप है जो कि उस सोसाइटी के रिलीजन के टोटली ख़िलाफ़ है, तो उनको फिर वहाँ से निकाल दिया जाता है, या तो फिर उनको कत्ल कर दिया जाता है या फिर उनको मुल्क बदर कर दिया जाता है। जो रोम के जो एक बादशाह थे, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि जो जैसस के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो फॉलोअर्स होंगे वो रोम के दुश्मन हैं, ठीक है। और उन्होंने यही कहा था, कमांड दी थी कि ऐसे जितने भी लोग हैं इनको हम लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे। फिर वो लोग जो सारे थे उन्होंने माइग्रेशन कर ली और किसी और वैली में, जिसको हम लोग उता ग्रेट सॉल्ट लेक वैली भी कहा जाता है, वहाँ पर उन्होंने जाके अपना एक अलग रेजिडेंस इख्तियार कर ली थी। तो एक ये भी एक होता है कि जब रिलीजियस एक तो होता है ना कि कुछ इंसान अपनी मर्जी से ला के छोड़ते हैं, और एक वो होता है कि डिसअप्रूव कर दिया जाता है और लोगों को निकाल दिया जाता है। तो ये था आप लोगों का, और तो इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। आप लोगों ने एक दो दफ़ा पीपीटीज़ को आप लोग रीड कीजिएगा, यहाँ से जो चीज़ आप लोगों ने सुनी है ना बस वो काफ़ी है। हैंड आउट का आप लोगों को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।